गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना भाई, विद्युत वाहक बल आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर जुड़ गया है, यहाँ पर गति। क्या जुड़ गया है? गति। नाम से स्पष्ट है, गति मतलब क्या होगा? कोई भी जो चालक है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? गति होगा। तो जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ध्यान से देखना, मान लीजिए परिभाषा लिखने से पहले समझते हैं। ये कोई सीधी चालक है, दिख रहा है, अब इसे कहाँ रखे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं ना भाई, ठीक है ना। या जब किसी सीधी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से। याद है, विद्युत क्षेत्र को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी सीधे चालक में, ठीक है ना, जब किसी सीधे चालक में क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। ध्यान से देखना इसका डिफिनेशन गतिक विद्युत वाहक बल का। जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसके विद्युत वाहक बल, जिसके कारण इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया क्या? फिर से सुन लो, जब किसी सीधी चालक में क्या करते हैं? इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी सीधी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है? जब किसी सीधी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब इसके चुंबकीय चालक में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा लिखे अब, किसे कहते हैं? समझ में आया ना? गतिक विद्युत वाहक बल भाई। जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये दूसरे तरीके से थोड़ा लिखवा दिया, वही है अभी आपको बताया था, वो थोड़ा दूसरे तरीके से था। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ आपको डायग्राम में समझाया गया था, वैसे भी लिख सकते हो। कैसे? कि जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसका व्यंजक देखेंगे कि गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। चलिए, गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें क्या है? गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है आपका? ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, ये क्या चीज है? समझ में आ रहा है ना? बता सकते हो ये क्या है? ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और क्रॉस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक आपको क्रॉस वाला बताया था और एक डॉट बताया था, बिंदु। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर को प्रदर्शित करता है, कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है? एक चालक को ऐसे रखा गया है इसमें, ठीक है ना? आप लोग अच्छे से बनाना। एक चालक को क्या किया? इसमें रखा गया है इस तरीके से। चलो इतना कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और ये जो क्रॉस का चिन्ह है, उसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। मतलब जैसे ये आपका कागज है ना, तो ये कैसे है? इसके लंबवत नीचे की ओर है। समझ में आ रहा है ना भाई? कागज तो देखे हो ना? तो ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें यह क्या है? एक चालक है।
जिसको इस प्रकार से रखा गया है। और इस चालक का जो डायरेक्शन है, यानी कि इस पर जो लंब काम करेगा वो उसके लंबवत काम करेगा, और ये इसका क्या है, इसको v से प्रदर्शित करता है। ये उसका वेग है। ये आपका क्या है, एक चालक है, और ये उसका अभिलंब है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। अब आपको मालूम होगा कि ये एक चालक है, और चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, -e, ठीक है ना भाई। ये तो अब आपको यह भी मालूम होगा कि अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है ना। तो अगर इसमें जितने ऋण आवेश होंगे उतने ही मान लेते हैं कि इस सिरे में चालक के क्या होंगे, धन आवेश होंगे। इतना समझ में आया। अब क्या होगा कि इन दोनों आवेशों के सिरे पर क्या लगेगा, आपका लॉरेंज बल लगेगा, जिसे चुंबकीय बल भी कहते हैं या चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो यह आपका ऋण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, Fv, और इसको मान लेना कि धन आवेश पर लगने वाला बल क्या है, Fa। ठीक है। अब क्या होगा कि जब यहाँ का धन आवेश, इस सिरे का धन आवेश जब गति करेगा, यानी कि ये इसको जब देगा, यहाँ से इधर चलेगा, तो ये क्या करेगा कि यहाँ का जो सिरा है, जो आपका ऊपरी वाला सिरा है, वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और ये आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। क्योंकि इसका जो धन है, इसका जो धन चार्ज है वो किधर गति करने लगता है, ऋण सिरे की ओर गति करने लगता है। इस कारण इसको धन आवेश कहा जाता है और इसको ऋण आवेश, क्योंकि जो धनी होता है वही तो देने का काम करता है, और जो ऋण आवेश होता है वो लेने का काम करता है। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये जितने इसके धन आवेश होंगे वो इस नीचे वाले सिरे में आकर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो ये क्या है आपका, तो गतिक विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर जो ये आपका आवेश था वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है ना भाई। यहाँ जितने भी धन चार्ज थे वो क्या करेंगे, इस ऋण चार्ज की ओर गति करने लगेंगे, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि पूरे यहाँ आकर स्टोर हो जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम है, और इसकी लंबाई, ये जो आपकी चालक है उसकी लंबाई क्या है, L। इस चालक की लंबाई क्या है, L है भाई, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है, आप जो व्यंजक निकालेंगे उसमें। तो इतना आप लोग पहले बना लीजिए, फिर हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा है इसका व्यंजक। तो डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया था भाई। तो उसी का हमें क्या किया, यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं, जो शब्दों में वहां आपको बताया गया तो उसी को शब्दों में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं चित्र में। तो माना L लंबाई का एक चालक था जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। देखे हैं, एक आपका L लंबाई का क्या था, एक चालक था जो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रखा गया है। क्योंकि चालक में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालक क्षण के साथ v वेग से गति कर रहे होते हैं। अब जब कोई आवेश Q, मान लीजिए कोई आवेश है Q जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति कर रहे हैं, तब लगने वाला लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, Fb। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कर रहा है तो B। अब लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, QVB, यही थे, याद है ना, QVB, और साइन थीटा होता था। यहाँ पर कोण नहीं भर रही, इस कारण से साइन थीटा नहीं लिखेंगे, याद होगा आपको। ठीक है ना भाई। ये v वेग से गति करता है तब की कंडीशन में है जब कोई आवेश पर, तो आवेश आपका Q है, v आपका वेग है, और b आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, Q इंटू VB, वास्तविक QVB है। ठीक है। अब आगे देखना ध्यान से, दूसरी कंडीशन है, ये तो हो गया आपका जब कोई आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है तब लगने वाला लॉरेंज बल। अब किसके कारण लगेगा, अब लगेगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इस पर भी तो कोई बल कार्य कर रहे हैं ना, दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fb बराबर, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या था आपका, -e, तो C तो प्रदर्शित करते ना, तो यहाँ आवेश के कारण था तो क्यों लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन के कारण है तो -e हो जाएगा, और ये V और B हो जाएगा। देखो कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आवेश हटा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाएगा माइनस का e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी इसका सामने में यूज होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है सबको।
हाँ, अब ध्यान से देखना भी आगे क्या होगा। अब जो आपका ऋणात्मक और धनात्मक आवेश था, तो ऋणात्मक आवेश निचले सिरे में एकत्रित हो जाता है और धनात्मक आवेश ऊपरी सिरे में क्या हो जाता है, एकत्रित होने लगता है, जो आपका चालक है उसमें। तो लिखेंगे ऋणात्मक आवेश चालक के निचले सिरे पर, ऋणात्मक आवेश चालक के निचले सिरे पर तथा धनात्मक आवेश चालक के ऊपरी सिरे पर, एकत्रित होने लगता है। क्या कि ऋणात्मक आवेश चालक के निचले सिरे पर तथा धनात्मक आवेश चालक के ऊपरी सिरे पर एकत्रित होने लगता है। ये आप लोग डायग्राम में देखे थे भाई, ठीक है ना। तब क्या होता है, इस एकत्रित आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इस एकत्रित आवेश की वजह से, इस एकत्रित आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे में क्या होता है, इसकी लंबाई होता है। कितना होता है विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, जितने भी आपके आवेश है वो एकत्रित हो जाएंगे, तो एकत्रित आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था वो, और ये जो आपकी चालक है ना उसकी लंबाई। तो विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, कैपिटल ई। प्रेरित विद्युत वाहक बल या तो आप एप्सिलॉन लिखो या तो स्मॉल ए लिखो, जो भी लिखो चलेगा, ठीक है ना भाई। और लंबाई के लिए अभी क्या लिखे थे, एल, तो ये आ गया एल। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। चलिए आगे देखना। अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत वाहक बल, ये देखेंगे, ध्यान से देखना आगे। अच्छा इधर तो नहीं बनेगा, इधर का मिटा दूं। अब आपका विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत वाहक बल देखेंगे भाई, ध्यान से देखना। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब लिखेंगे, अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर, इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र पर निकाले थे, अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत वाहक बल, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा एफ ई। विद्युत क्षेत्र के कारण है तो एफ ई लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के कारण था तो एफ बी लिखे थे, याद है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका एफ ई, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए है तो माइनस ई, और ये होता है ई। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस ई और ई। अब ई का मान हम यहां से रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ई बराबर माइनस का ई की जगह मान रखो एप्सिलॉन बटे में क्या एल, इसको देना समीकरण नंबर 2। एक एक लाइन आपको पूरा समझ में आना चाहिए भाई, हो गया। अब मैं आपको बताया था कि साम्यावस्था में जो आपके धन आवेश और ऋण आवेश है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो चलना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाती है। उस कंडीशन में दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे साम्यावस्था पर दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर। कौन कौन से बल, एफ बी बराबर में एफ ई। अब दोनों का मान तो आपके सब पास है। एफ बी का मान क्या लिखे थे बताओ तो, माइनस ई वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, यही था ना, क्योंकि अब यहां से तो मिट गया, फिर माइनस ई वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, क्या यही था। इसका मान तो आपके सामने में है, माइनस का ई एप्सिलॉन नॉट और एल,
ये माइनस से ये माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा? इधर गुणा इधर आएगा तो भाग में होगा, तो यहीं से काट दिया, ठीक है ना। अब बचा क्या आपका? इधर वेक्टर बी, वी और वेक्टर बी, और इधर है आपका एप्सिलॉन और एल। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालूं तो एल इधर गुणा में आएगा, क्या आएगा ना। तो एल अगर मैं इसका मान निकालूं एप्सिलॉन का तो ये हो जाएगा एल इंटू वी और ये हो जाएगा बी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एल वी बी। देखो यही आपका क्या है? एक समान जो आपका गतिक विद्युत वाहक बल है उसके लिए व्यंजक है। ये आपका निकल गया भाई, देख लीजिए, इतना आपको निकालना था। निकला? सबसे नीचे में देखो यही अभीष्ट व्यंजक है करके लिखा है आपका, लिख लेना फिर, यही अभीष्ट व्यंजक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जहां नहीं आया है आप लोग पूछ सकते हो कैसे हुआ करके। चलिए अगला टॉपिक है आपका घूर्णी गति या घूर्णन, समझते हैं ना, घूमने वाला। तो फटाफट करते हैं इसको कि घूर्णन गति के कारण चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल। फिर से आपको क्या करना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है आपको। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बातें नहीं करेंगे भाई, इधर ध्यान दीजिए, फिर मैं डायग्राम को मिटाऊंगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर घूर्णन गति कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्या कर लेना है? एक सर्कल बना लेना है, घूर्णन गति कर रहा है इस कारण से। ये सर्कल टाइप का तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग बना लेना भाई, ठीक है ना। ये ठीक। अब यहाँ पर क्या है? एक क्षण है, इसकी भांति एक क्षण है या एक चालक है, और जिसकी ये प्रारंभिक बिंदु क्या है? O है, और ये अंतिम बिंदु P है, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है? इस छड़ की लंबाई है L। इस छड़ की लंबाई कितनी है? L है भाई। इस छड़ की जो लंबाई है वो L है। अब इसके केंद्र O से, यही तो आपका केंद्र है ना, इस केंद्र O से R दूरी पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये वो अल्पांश है, ठीक है, और इसको हम नाम क्या देंगे? और इस अल्पांश की मोटाई या लंबाई कितनी है? dr। क्या है? सबसे पहले ध्यान से देख लेना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपका क्या है? ये आपका चालक OP है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है, और जिसकी लंबाई कितनी है? L है। फिर इसके प्रारंभिक बिंदु O से R दूरी पर एक अल्पांश है जिसकी लंबाई या मोटाई कितनी है? dr है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस अल्पांश के कारण ही आपको क्या करना है? विद्युत वाहक बल निकालना है। अगर आपको इसका पता चल गया तो फिर पूरे चालक के कारण विद्युत वाहक बल निकालेंगे। आपको अभी तक ऐसे ही पता होगा कि सबसे पहले हम अल्पांश के कारण निकालते हैं, और पूरे के कारण निकालते हैं तो हम उसका समाकलन करते हैं, इतना याद होगा। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है? L है भाई, ठीक है ना। डायग्राम समझ में आ गया? इतना ही है, इसको हमको क्या करना है? शब्दों में ज्यों का त्यों वर्णन करना है। लिखते चले। चलिए ध्यान से देखते जाना भाई। माना L लंबाई का एक क्षण OP है ना भाई, माना ये एक समान घूम तो रहा है, घोड़ी गति कर रहा है, तो एक समान कौन से वेग से घोड़ी गति करेगा? कोणीय वेग ओमेगा से। कौन सा वेग? कोणीय वेग। ये आपका ओमेगा है भाई, W नहीं है। कोणीय वेग ओमेगा से एक समान क्या करेगा? घोड़ी गति करेगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए इसको फिर से समझ लीजिए कि माना L लंबाई का एक क्षण या चालक OP है, ये OP है जिसकी लंबाई क्या है? L है भाई, जो O के परिता यहां से क्या कर रहा है? एक समान कोणीय वेग से घोड़ी गति कर रहा है, एक समान कोणीय वेग से क्या कर रहा है? ओमेगा से घोड़ी गति कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। फिर इसके केंद्र O से
यहाँ से O से R दूरी पर एक अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, डी आर। ये देख रहे हैं ना, ये एक अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, डी आर। इससे इस केंद्र O से R दूरी पर एक अल्पांश है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, हाँ पूरे की दूरी नहीं, पूरे की दूरी कितनी हो जाएगी, एल है ये, ठीक है ना भाई। तो यहाँ बिंदु O से R दूरी पर एक अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, डी आर है। तब इसी अल्पांश के कारण अभी आपको निकालना है क्या, इसी अल्पांश का रेखीय वेग पहले निकालना है, इसलिए इस अल्पांश का रेखीय वेग, और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो ये हो जाएगा v बराबर ओमेगा आर। इसको याद रखना, रेखीय वेग क्या हो जाएगा, v बराबर ओमेगा आर। ओमेगा क्या आपका कोणीय वेग है, और आर आपका क्या है, जो इसकी लंबाई है या दूरी है, ऐसे बोल सकते हो आपकी किसकी, अल्पांश की, ठीक है। अब ये क्या है, इसका तो रेखीय वेग है, तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। इसलिए अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अभी अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, फिर पूरे आपके चालक के कारण निकालेंगे विद्युत वाहक बल। अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है ना भाई। विद्युत वाहक बल को, और अल्पांश इस कारण से क्या हो जाएगा, डी एप्सिलॉन हो जाएगा, होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, बी वी, और आपका क्या माने हैं, आर, बी वी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वी डी आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डी आर हो जाएगा भाई। अल्पांश के कारण है तो उसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, डी आर। अब यहां से हम v का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी ई, ये हो जाएगा बी, v का मान क्या है, ओमेगा आर, और ये डी आर। अब इसको चाहो तो समीकरण दो या मत दो। अब ये अल्पांश के कारण निकला है विद्युत वाहक बल, अब लिखेंगे पूरे चालक के कारण या पूरे चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा पूरे या संपूर्ण, लिखो संपूर्ण चालक के सिरों पर, पहले जब तक आप अल्पांश का नहीं निकालते तब तक आप पूरे संपूर्ण चालक के कारण नहीं निकाल पाओगे, तथा संपूर्ण चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो जब पूरे के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एप्सिलॉन, और पूरे के लिए क्या हो जाएगा, डी ई एप्सिलॉन, इतना हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। इसी का तो समाकलन करेंगे। अब आपको लिमिट तय करना है, तो लिमिट कैसे तय करना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और पूरे अगर मैं चालक की लंबाई देखूं तो कितना है, एल। तो आपका लिमिट कहां से निकलेगा, 0 से एल। कहां से आए, समझ में आ गया ना आपको। देखो स्टार्टिंग यहां से करे तो अभी तो इसकी कोई लंबाई नहीं है, 0 है। अब मैं इसके अंतिम छोर तक गया तो पता चला कि इसकी लंबाई तो टोटल एल है, तो लिमिट कहां से लगेगा, 0 से एल। अब इस डी की का मान यहां से रख दो, तो ये हो जाएगा 0 से एल, मान रखो बी ओमेगा आर डी आर, यहाँ से बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, एप्सिलॉन इक्वल में हो जाएगा बी ओमेगा, बाहर आ गया, अंदर है आपका आर डी आर, और ये आपका लिमिट है 0 से एल। अब इसका समाकलन करो, आर का डी आर के सापेक्ष, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है एक्स डी एक्स, समझना इसका समाकलन क्या होता है, देखो घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या होता है x की घात n+1 और बटे में n+1, ऐसा होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पर घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ क्या लिखूंगा 1, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा 1, और r है तो r की घात 2, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 2 होगा। चलिए, तो यहाँ पर यही आपका यूज होने वाला है, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा सा और बचा है। चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, ये बी ओमेगा आपका बाहर है। चलिए अब समाकलन करेंगे तो ये साइन आपका हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा r की घात 2 और बटे में 2, कहां से आया, किसी को कुछ दिक्कत, r की घात 2 और बटे में 2 कैसे आया, समझ में आया ना, अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, ऐसे होता है x घात
एक्स डी एक्स और उसका समाकलन करते हैं तो एक्स की घात n+1 बटे में n+1 इतना होता है। तो n की जगह क्या है, 1 ही तो है यहाँ पर, तो 1 1 2 और नीचे का भी 1 1 2 हो जाएगा और आपका लिमिट लग जाएगा 0 से l। अब एक बार अपर लिमिट को रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान से देखिए, बस थोड़ा 1 2 लाइन और बच गया, फिर ये आपका घोड़ी गति के कारण विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकलने वाला है। चलिए अब मान को रख दीजिए, तो फिर एप्सिलॉन बी ओमेगा, एक बार रखेंगे अपर लिमिट को तो एल आर की जगह क्या रखेंगे, एल का वर्ग और नीचे में 2 माइनस, जब लोअर लिमिट को रखते हैं तो माइनस हो जाता है, घटाते हैं, 0 का वर्ग बटे में 2, तो 0 का वर्ग रहे चाहे कुछ भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, तो बचा क्या आपके पास बी ओमेगा एल स्क्वायर और बटे में 2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, नीचे का 2 2 है, ऊपर में 1 है और ये हो जाएगा बी ओमेगा एल का वर्ग। यही निकला आपका घोड़ी गति के कारण किसी चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लेना, यही अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक है। ये घोड़ी गति के कारण हो गया। तो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, बाकी कल फिर आगे इसका जो भी है उसको देखेंगे भाई, ठीक है।